कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से सुर कोकिला किसे कहा जाता है। सुर कोकिला किसे कहा जाता है, सुरों की कोकिला किसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, सुर कोकिला कहा जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अकबर कितनी वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। मुगल बादशाह अकबर कितनी वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और यूपी लेखपाल और भी कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अकबर कितनी वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा है। 20 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो कितनी वर्ष की आयु में बैठा है, 13 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर के बारे में जान लिया जाए। मुग़ल काल का ये कौन सा बादशाह था। सबसे पहले मुग़ल काल की बात कर दी जाए तो बाबर आया था पहले नंबर पे, और उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं आया था, और उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आया था। तो ये तीसरा मुग़ल बादशाह था। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। 13 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठा था अकबर, और अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, ये याद रखना है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई है 1605 में, तो अकबर के ही टाइम में यानी मरने से 5 साल पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई है। ये बातें, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं इस तरह से। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासन रहा है अकबर का। संरक्षक की बात की जाए, संरक्षक भी बहुत बार पूछा गया है कि संरक्षक कौन था। तो संरक्षक में बैरम खां को याद रखना है, बैरम खां को बिल्कुल याद रखना है। कौन था, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। फिलहाल 2 का आंसर 13 वर्ष हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत बताना है, फॉल्स बताना है कि गलत क्या है वो आपको बताना है। बिहू असम बिल्कुल ठीक है, पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है, भांगड़ा गिद्दा दोनों पंजाब बिल्कुल ठीक है, कुचिपुड़ी बिहार नहीं है, ये गलत है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को याद रखना है, आंध्र प्रदेश को बिल्कुल याद रखना है। आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है जो कि आंध्र प्रदेश का एक कृष्ण जिला, कौन सा जिला पड़ता है, कृष्ण जिला के कुचिपुड़ी गांव का नाम है ये आपको याद रखना है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी चार्ज यहाँ नहीं लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू स्टेटमेंट को बताना है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो बिल्कुल ठीक है। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर डॉलर होगा, में अलग होगा, ये डॉलर ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गीत गोविंद किसकी रचना है। हिंदी चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। गीत गोविंद किसकी रचना है। तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में बात की जाए तो कंकाल है, तितली है, झरना है, आंसू है, कामायनी है ना, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। ये क्या है, इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। और भी, और क्या बोलते हैं, कामायनी क्या है, कामायनी एक बहुत बढ़िया महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। और गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 20 नाटकों की रचना की है और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि सत्य हरिश्चंद्र है ना, सत्य हरिश्चंद्र बहुत अच्छा नाटक है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, नील देवी है। और इनका पहले नाटक की बात की जाए तो विद्या सुंदर है, जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक क्या है, तो विद्या सुंदर को याद रखना है।
भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक, ये क्वेश्चन अलग है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक क्या हो जाएगा, तो सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा। और अगर पहला नाटक पूछा जाए तो विद्या सुंदर को याद रखना है। और महादेवी वर्मा की रचनाओं में यामा को याद रखना है, और भी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। ये एक अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, एक नाटक है, और किसने लिखा है, ये कालिदास ने लिखा है। कालिदास की और भी रचनाएं हैं। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को ही कहा जाता है। कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है ना। ये किसकी रचनाएं हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से साल में सुरजी अंजनगांव संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2.0 में बीपीएससी में इस क्वेश्चन को उठाया गया है, पूछा गया है, कौन से साल में सुरजी अंजनगांव संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1813, 1803, 1825, 1826। तो कब किए गए ये आपको बताना है। 1803 को बिल्कुल याद रखना है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये संधि किस किस के बीच हुई थी ये भी पता होना चाहिए। मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधिया, मराठा प्रमुख कौन थे, दौलत राव सिंधिया, और अंग्रेजों के बीच ये एक समझौता हुआ था, सुरजी अंजन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन पुरंदर की संधि का हिस्सा नहीं था। अब पुरंदर की संधि के बारे में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये पता होना चाहिए कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ये सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 को याद रखना है। इसके कथन पढ़ लेते हैं। 35 किलो में से 23 किलो का समर्पण मुगलों को कर दिया था। बीजापुर कोंकण का क्षेत्र शिवाजी को अनुदान में दे दिया गया था। शिवाजी ने दक्षिण में किसी भी मुगल अभियान में भाग लेने की मंजूरी दी गई थी। शिवाजी को 5000 का मनसब अनुदान में दिया गया था। गलत पूछा जा रहा है तो गलत डी हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी को 5000 का मनसब अनुदान में नहीं दिया गया था, ये बात गलत है। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था, ना कि शिवाजी को। शिवाजी के पुत्र कौन थे, संभाजी, तो उनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी, धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या नरेश पाल। किसने की थी, तो धर्मपाल का नाम आता है। धर्मपाल को याद रखना है, धर्मपाल। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार पूछा गया है, इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। चाहे वो टीचर भर्ती का एग्जाम हो, चाहे कोई और हो, रेलवे का हो, लेखपाल का हो, सभी में ये जीके में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य के लिए फेमस है, तो असम के लिए फेमस है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। करंट अफेयर्स के भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि निम्नलिखित में से किसको 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। नरसिम्हा राव, बिल्कुल ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी और भी लोगों को भारत रत्न देने की बात की गई है, जैसे कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। ये बात याद रखना है कि किसको कौन सी कंडीशन में दिया गया है। जैसे कि इनको, चौधरी चरण सिंह को, जो किसानों के मसीहा हैं, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से, और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत, और बिहार राज्य के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी याद रखना है, इनका नाम भी है। और लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर के, 7वें उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी।
लाल कृष्ण आडवाणी, इनका भी नाम आता है। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है 2024 में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 135, 132, 140, 111, टोटल कितने लोग हैं। 132 लोगों को दिया गया है। 132, और ये 3 कैटेगरी में बंटता है। जैसे कि पहले लीजिए विभूषण, है ना, उसके बाद में यहाँ पर भूषण, और इसके बाद में पद्मश्री। तो इसमें कितना दिया गया है, यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है, और यहाँ पर 17 लोगों को दिया गया है, और यहाँ पर 110 लोगों को दिया गया है। 110 और 17 और 5 को जोड़ेंगे तो टोटल 132 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ष 2024 में कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया पद्म, 132 लोगों को। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस की बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय को मिला है, संस्कृति मंत्रालय को ये पुरस्कार मिला है, जो आपको याद रखना है। क्योंकि इसमें और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि थीम पूछी जा सकती है। तो भारत लोकतंत्र की जननी, भारत लोकतंत्र की जननी, ये थीम है जो आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इसरो को, रिलायंस को, अडानी ग्रुप को, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसरो को किया गया है, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा इसरो के बारे में भी पता होना चाहिए। बात की जाए इसकी मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में। संस्थापक की बात की जाए कि इसरो के संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई को याद रखना है। स्थापना की बात की जाए, क्योंकि स्थापना भी पूछ ली जाती है, तो स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को याद रखना है। 15 अगस्त 1969 को याद रखना है इसरो की स्थापना। अध्यक्ष की बात की जाए तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंगापुर की राजधानी क्या है। सिंगापुर की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस्लामाबाद किसकी है, पाकिस्तान की। वाशिंगटन डीसी कहाँ की है, अमेरिका की। और बीजिंग कहाँ की राजधानी है, कमेंट में बताएंगे आप सब लोग कि बीजिंग कहाँ की राजधानी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 69वां फिल्मफेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। 69वां फिल्मफेयर पुरस्कार की बात हो रही है 2024 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीरो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, या विक्की कौशल। तो किसने जीता है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा, रणबीर कपूर ने जीता है। रणबीर कपूर को बिल्कुल याद रखना है, रणबीर कपूर ने जीता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या अवधि थी, 1951 से लेकर 56 तक चली थी, 5 वर्ष। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या कहलाती है, अप्रैल थीसिस कहलाती है। अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए। कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई बिल्कुल राइट हो जाएगा।
लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, एक से अधिक, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 2011 के अनुसार बताना है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। 71.20, 51.50, 59.68, 61.80। 19 का राइट आंसर हो जाएगा 61.80, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बात कीजिए कि भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा तो केरल को नाम याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? जो वनों का क्षेत्र है वो कितना वर्ग किलोमीटर है, ये आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? 2612 वर्ग किलोमीटर है, यानी 2612 किलोमीटर, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर चौहान नहीं होगा, चौगान होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, चौगान। चौगान खेलते समय किस सल्तनतकालीन शासक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी? किसकी मौत हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, याद रखना है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, यानी चौगान इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पोलो बोलते हैं। पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी 1210 में। कहाँ पर? लाहौर में। कब? 1210 में। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला थी कौन? ये आपको बताना है। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, मुमताज़ महल, नूरजहाँ। तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, जो कि 1236 से लेकर 40 तक शासन किया है, यानी कि 4 वर्ष तक शासन किया है रजिया सुल्तान ने। और ये किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये आपको याद रखना है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, एकमात्र मुस्लिम शासका। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रजिया सुल्तान की जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षण की चर्चा मिलती है उसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान किसके प्रति आकर्षण थी, ये आपको बताना है। अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूत, नसरुद्दीन, मोहम्मद जुनैदी। तब आपका आंसर ठीक हो जाएगा। जलालुद्दीन याकूत के प्रति ये प्रेम करती थी और प्रेम का भाव रखती थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। जलालुद्दीन याकूत। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब ने दक्कन में निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जीता था? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर, अहमदनगर एवं बीजापुर। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था औरंगजेब ने। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। कलंदर किसको कहा जाता है? सारी बातें मैं आपको रटवाते चला जाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस तक में पूछा गया कि कलंदर किसको कहा जाता है, तो बाबर को कलंदर कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं को सर्वप्रथम 12 वर्ष की आयु में सूबेदारी मिली थी। हुमायूं किसका बेटा था? मैंने शुरू में ही बताया था किसका बेटा था, बाबर का बेटा था। बाबर की कितनी संतानें थीं? टोटल 5 संतानें थीं। कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं और गुलबदन बेगम। एक लड़की भी थी गुलबदन बेगम, यानी कि हुमायूं की बहन। और बाबर के इन्हीं पुत्रों में हुमायूं गद्दी पे बैठा था और हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पे बैठा था। ये बातें आपको याद रखना है। हुमायूं को सर्वप्रथम 12 वर्ष की आयु में सूबेदारी कहाँ की मिली थी? काबुल, कांदार, हिसार या बदख्श की। 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह सूरी किस स्थान से उपज का चतुर्थांश कर के रूप में लेता था?
कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। ठीक है, टैक्स लेता था शेरशाह सूरी। जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को बनवाया था। ये बात आपको याद रखना है। 1/4 चतुर्थांश के रूप में लेता था। सासाराम, आगरा, मुल्तान, लाहौर कहाँ से लेता था? तो मुल्तान से लेता था, मुल्तान से। शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी, ये जो शेरशाह सूरी था ये बाबर की ही फौज में भर्ती था। बाबर की फौज में था और एक के बार बाबर ने ही भविष्यवाणी की थी कि ये शेरशाह सूरी के मस्तिष्क को देख के ऐसा भविष्यवाणी की थी बाबर ने कि ये जो लड़का है सिपाही के पद पर, ये आज नहीं तो भविष्य में कभी राजा बनेगा और इसके माथे की लकीरें बता रही हैं ये बहुत तरक्की करेगा और आगे जाएगा। बाबर को ये ज्ञात नहीं था कि मेरे बेटे हुमायूं को हरा के ही ये गद्दी पे बैठेगा। ऐसा भी इतिहास में लिखा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाबर का तोपची कौन था? बाबर का तोपची कौन था? अली कुली खां, इलिच, उमर शेख, इस्माइल कौन था? बाबर का तोपची कौन था? अली कुली को याद रखना है, अली कुली। अली कुली को याद रखना है, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाबर की एंट्री पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से हुई है, इब्राहिम लोदी को हरा के। ये आपको इतिहास की दृष्टि से याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, कहाँ की थी हुमायूं ने अपनी राजधानी? दीन पनाह, काबुल, आगरा, लाहौर कहाँ की थी? तो दीन पनाह में की थी। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? किसकी बात हो रही है? दीन इलाही धर्म की बात हो रही है। इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, भारमल, मानसिंह या जयमल? 29 का राइट आंसर हो जाएगा। बीरबल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, बीरबल को याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोशनाई आंदोलन को दमन करने में सफलता मिली? बीरबल, जौना खां, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम? 30 का राइट आंसर हो जाएगा, राजा टोडरमल को याद रखना है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में धन का निष्कासन शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? तो 1757 को याद रखना है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर, रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? रोहिलखंड, अजीमुल्ला, राजा बेड़ी, माधव सिंह, बहादुर खां, अमर सिंह? तो अजीमुल्ला का नाम आता है, ये आपको याद रखना है। ये 32 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 32 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में बताएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ेंगे, और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना पढ़ लीजिए उतना कम है, पर अच्छा पढ़िए और रोज़ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए जहाँ आपका मन करे। मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, है ना। बदले में लाइक और सब्सक्राइब को बोलता हूँ। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, पर डेली पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ होता जा रहा है। एग्ज़ाम को निकालना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो लगातार पढ़ना पड़ेगा। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।